हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएन एकेडमी में। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में मैथ के मतलब यूपी टेट में जो 2018 में यूपी टेट हुआ था उसमें जितने क्वेश्चन आए थे उसके हमने 5 क्वेश्चन किए थे। तो आगे के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता क्या, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। चीज़ों को पहले हम समझें फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो समचतुर्भुज क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। जो समचतुर्भुज होता है इसमें 4 भुजाएं तो होंगी क्योंकि चतुर्भुज है, तो 4 भुजाएं होती है, लेकिन ये चारों भुजाएं बराबर नहीं होती आपस में। मतलब ऐसा, तो देखिए इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, इनकी भुजाएं समांतर होती हैं, भुजाएं समांतर होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और ये चारों भुजाएं बराबर आपस में बराबर भी होती हैं, और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो चारों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इन भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इनमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता भुजाओं के बीच में, 90 डिग्री का कोण भी नहीं बनेगा, कोण नहीं बनता है। इनमें 90 डिग्री का कोण भी नहीं बनता है और इनके जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। D1 और D2 ये बराबर नहीं होते, विकर्ण जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए समचतुर्भुज इसी थ्योरी से हम बनाते हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने की भुजाएं समांतर। ठीक, ये जो एंगल है ना ये आपके 90 डिग्री नहीं होंगे, और ये जो है ना विकर्ण ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, आपस में बराबर नहीं होते हैं और इनकी भुजाएं चारों आपस में क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। ठीक, और एक चीज़ और देखिए, लिख भी लीजिए कि दोनों विकर्णों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 चारों जगह पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों एंगल के बीच में 90 डिग्री का कोण, दोनों भुजाओं के बीच में ये जो विकर्ण दिए हैं इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें, परिमित कितनी होगी इसकी, इसकी परिमित, परिमाप जिसको बोलते हैं। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। देखिए समचतुर्भुज की परिमित होगी आपकी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, ये आपकी समचतुर्भुज की परिमित कहलाएगी। इसका क्षेत्रफल जो होगा ना वो होगा 1/2 D1 इंटू D2, विकर्णों से निकाल देंगे। ठीक, क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, अगर आपको भुजा ना पता हो विकर्ण पता हो तो भुजा कैसे निकालेंगे, या फिर आपको मतलब भुजा पता हो एक विकर्ण पता हो तो दूसरा विकर्ण कैसे निकालोगे। A² बराबर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस के D2/2 का होल स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर पहले विकर्ण का आधा कर देंगे उसका स्क्वायर, दूसरे विकर्ण का आधा कर देंगे और उसका स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा बताइए। विकर्णों की लंबाई D1 दिया है 16 सेंटीमीटर और D2 आपका दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसको किस तरीके करेंगे, अभी मैंने बताया जैसा कि आपको A² विकर्ण का आधा उसका स्क्वायर कर दे, दूसरे विकर्ण का आधा और उसका स्क्वायर कर दें, तो इससे आ जाएगा आपका आंसर। भुजा पूछी है क्या, A² पूछा है इन्होंने। देखिए पहला विकर्ण क्या है 16 सेंटीमीटर, D की जगह आप 16 रखेंगे बटे 2, तो आधा कितना हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, D2 क्या 12, ये 6 का स्क्वायर। ठीक, अब कर लीजिए A² बराबर 64 प्लस 36, ये 64 और 36 जोड़ेंगे कितना बनेगा जी, आपका बनेगा 100। तो A² बराबर 100, A बराबर क्या होगा आपका रूट के अंदर 100। ठीक, ये बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा 10, तो भुजा आपकी आ जाएगी 10। ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है, बस इसमें रख देना है और कैलकुलेट करते चलिए, आंसर आ जाएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें सही क्या होगा आपका? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कहने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए चक्री चतुर्भुज के बारे में पहले जान लेते हैं। चक्री चतुर्भुज आपका होता क्या है? चक्री चतुर्भुज क्या होता है? चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जा सके। ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जा सके। एक वृत्त खींचा जा सके, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए, इनके आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। इनमें चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं ना, इनमें आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है। आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है। बनेगा कैसे? कोई भी चतुर्भुज खींचिए आप, मतलब चक्रीय चतुर्भुज खींचिए आप कोई भी। हमने चक्रीय चतुर्भुज खींचा, इसकी शर्त को फॉलो करते हुए खींचेंगे। ये इसके शीर्षों से, मतलब यहाँ से ऐसे होते हुए एक वृत्त आपका खिंच जाए तो वो क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। या कोई भी वृत्त हो, ऐसे भी कह सकते हैं, कोई वृत्त हो, उस वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना है, कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए तो वो चक्रीय चतुर्भुज भी होगा आपका, ठीक है ना। कोई भी मतलब चक्रीय चतुर्भुज के तरीके बना होगा, ठीक है ना। तो अब दूसरी शर्त क्या है इसमें कि इनके आमने सामने का कोण ये और ये इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर ये 100 दिया है तो ये 80 होगा, अगर ये 20 है तो ये 120 ये 160 होगा, ठीक। अब चलिए एक बार हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, फिर करते हैं। देखिए संलग्न चित्रमय रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए PAQ एक रेखा है जो वृत्त को बिंदु A पर आपको स्पर्श करती हुई दिख रही होगी। वृत्त को बिंदु A पर ये रेखा स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ तक बिंदु A पर स्पर्श कर रही है, दिख भी रहा है। ये चित्र दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। तो ये यहाँ से एक लाइन भी खिंची हुई थी, अब मैं भूल गया हूँ बनाना, ठीक। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। ये लाइन खिंची थी, चित्र में थी, ठीक है ना। तो देखिए A से B, B से C, C से D, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं। कोण CAQ क्या दिया है इन्होंने? कोण CAQ ये वैल्यू इन्होंने दी है 70 डिग्री। इस कोण का मान इन्होंने 70 डिग्री दिया हुआ है। इन्होंने पूछा कोण ABC, मतलब कोण ABC ये वाला एंगल अपन को ज्ञात करना है। तो कुछ चीज़ें हैं, 2-3 पॉइंट, उनको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, कोई भी अगर वृत्त हो उसमें ये 2 बिंदु हों, यहाँ से केंद्र पर 2 लाइनें खींची गई हों, ये एंगल थीटा बना रही हो, ये एंगल 2 थीटा बना रही हो, समझ लीजिए, थीटा नहीं 2 थीटा, ये 2 थीटा कोई कोण बना रही हो। तो सेम चाप, ये एक चाप है, मान लीजिए AB चाप, ठीक। इसी चाप से कहीं पर भी परिधि पर कोई 2 परिधि पर एंगल बन रहे हों, तो ये हम एंगल हमेशा केंद्र पर बने एंगल से, सेम चाप से केंद्र पर बने एंगल से आधे होते हैं। ये एंगल हमेशा केंद्र पर बने एंगल से आपके आधे होंगे, ठीक है ना। ये समान होंगे, लेकिन ये आपस में समान होंगे, लेकिन सेम चाप से केंद्र पर बना कोण सेम ही चाप से परिधि पर बने कोण आधा होता है। परिधि पर जो कोण बनता है ना, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक। ये चीज़ समझ ली, अब कोई बात नहीं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, अभी वृत्त है, वृत्त में एक स्पर्श रेखा कोई चल जा रही है आपको वृत्त को छूती हुई, ठीक। तो इस स्पर्श रेखा और केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम अपने मन से एक लंब डाल देते हैं, हमें क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर केंद्रों से लंब डाल दिया।
जैसे ही हम ये लंब डालेंगे ना भाई, तो ये जो है ना, ये 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही आपका ओ से ए पर, ये स्पर्श रेखा गई है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ही आपका, ठीक है ना। यहाँ से देखिए सी पॉइंट जा रहा है कोई, जो कि आपका 70 डिग्री दिया गया है। ये सी पॉइंट जो जा रहा है ये 70 डिग्री आपका दिया गया। अगर ये 70 डिग्री है, ये पूरा बड़ा कोण 90 डिग्री है, तो जो बीच का कोण कितना बनेगा आपका, ये बीच का कोण आपका 20 डिग्री बचेगा। देख लीजिए ना, ये 70 डिग्री है और ये जो कि 90 डिग्री है, तो ये कोण जो बनेगा आपका ये 20 डिग्री तो बनेगा। 90 से 70 हट गया, ये बड़ा पोर्शन हट रहा, तो ये 20 डिग्री बचेगा, तो ये 20 डिग्री का कोण बचेगा। ठीक, अब ये 20 डिग्री का अगर बन रहा है कोण, ये वाला कोण आपका 20 डिग्री का बन रहा है। एक चीज़ और नोटिस कीजिए जरा, कोई वृत्त है, जीवा डाली गई है वृत्त पे, केंद्र से दोनों, ये इस जीवा पे केंद्र से दोनों कोई लाइन खींची जाए, तो ये जो लाइन होती है ना, ये बराबर होती है हमेशा, और इन पर जो कोण बनते हैं ये भी हमेशा बराबर बनते हैं। ठीक, ये छोटी सी चीज़ है, ये देख ली। अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके ये देख लीजिए, ये एक जीवा मान लिया, ये केंद्र है, तो ये जो लाइन है खींच दी हमने सी पर, तो ये जो कोण बनेंगे ना ये बराबर बनेंगे। ये 20 तो ये भी 20 होगा आपका, अगर ये 20 है तो ये भी आपका 20 ही होगा। ये लाइनें तो बराबर होगी, अभी मैंने बताया भी है। तो ये 20 है तो ये भी आपका 20 डिग्री होगा। ठीक, अगर ये 20-20 आ गए हैं तो अब देख लीजिए, तो ये कितना होगा आपका, तो ये आपका 140 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस वाले चित्र में देखिए, ओ ए सी में, ओ ए सी में ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, 40 डिग्री हो गया, तो ये कितना बनेगा 140 डिग्री ओ ए सी त्रिभुज में। ठीक, अगर ये 140 डिग्री है तो ये कितना बनेगा, ये 70 डिग्री। कैसे बनेगा, मैंने बताया ना, एक ही चाप से, ये 2 थीटा है तो परिदीपक कोण आधा होता है। मान लीजिए ये एक चाप दिया है, ए सी चाप से, देखिए सेम चाप से इधर बन रहा है, देख लीजिए ना आप, ए और सी चाप को सिर्फ देखिए, ए और सी, ये पूरा चाप, ये चाप देखिए, सेम चाप से इस पर ये कोण बन रहा है कितना 140 डिग्री। तो इसी चाप से ये डी पर जो कोण बनेगा ये आधा बनेगा। आधा कितना बनेगा, ये 70 डिग्री बनेगा। ठीक, तो ये 70 डिग्री आ ही चुका है आपका। अब चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा जो अभी हमने की थी कि आमने सामने कोणों का योग हमेशा, आमने सामने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो अगर ये 70 डिग्री है कोण डी, कोण भी कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 110 डिग्री। 70 प्लस 110 डिग्री मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। तो पूछा क्या था, कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी की वैल्यू 110 डिग्री, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है आपका। यदि 8 पेन का क्रयमूल्य 6 पेन के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए कैसे करोगे, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से कीजिए आप लोग। ठीक, तो 8 पेन का क्रयमूल्य, 8 पेन का मतलब इंटू क्रयमूल्य बराबर 6 पेन के मतलब इंटू विक्रयमूल्य के बराबर, दोनों बराबर है, बराबर का बताया तो बराबर है। ठीक, अब देखिए पेन लिखिए अन्यथा ना लिखिए, लिखोगे भी तो अभी कट जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या क्या कट रहा, 2 से 3, 2 से 4, तो बन रहा 4 इंटू क्रयमूल्य, 4 इंटू क्रयमूल्य बन रहा है आपका, और बन रहा है 3 इंटू विक्रयमूल्य, है ना। देख लीजिए, अब हम क्रयमूल्य बटे विक्रयमूल्य करें, अगर क्रयमूल्य बटे विक्रयमूल्य करें अगर, देखिए ये 3, ये बटे में पहुंच जाएगा आपका 4। क्रयमूल्य कितना हुआ आपका 3, विक्रयमूल्य कितना हुआ 4। तो क्रयमूल्य 3 हो गया, विक्रयमूल्य आपका 4, रेशियो का चिन्ह लगा लीजिए। तो 3 से 4 हो रहा, 3 की चीज़ 4 पे बेच रहे हैं, मतलब ज़्यादा में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली लाभ होगा। कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में हम बेच रहे हैं, तो +1 का लाभ हो रहा है। देखिए 3 में 1 जोड़ो 4 हो रहा है, तभी तो +1 का लाभ। कितने पे लाभ हो रहा है, क्रयमूल्य पर ही तो लाभ होगा। लाभ यहाँ हमेशा क्रयमूल्य पे होती है, तो क्रयमूल्य जो होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो आपका प्रतिशत लाभ ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल गया ये लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो हम प्रतिशत लाभ ही ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, हानि हो रही होती तो हम प्रतिशत हानि ज्ञात कर पाते। तो और चाहे लाभ ज्ञात करें चाहे हानि ज्ञात करें, सीपी मतलब क्रयमूल्य हमेशा हर में आएगा। 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा। अब जितना लाभ हानि होती है वो यहाँ लिखते हैं, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। जितने पर परसेंटेज के लिए हम 100
का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो 1 इंटू 100/3 कितना होगा आपका आंसर? 33 सही 1/3%। ये आपका प्रॉफिट निकल आएगा। तो सही आंसर इसमें सी आपका हो गया। ठीक, सही आपका आंसर सी निकल आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आती है? मध्य मतलब बीच नहीं आती है। ठीक, तो इसको ऑप्शन से ही करेंगे। ठीक, 19/30, तो 30 का 19 में भाग देना। हम देखना पूरा भाग नहीं दिया करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम इन दो को देख लेते हैं, फिर इन ऑप्शन को देखें। 3/5 का मतलब क्या होगा? 0.6। 3 में 5 का भाग दीजिए, 3 में आप 5 का भाग दीजिए, 5 का भाग 3 में कीजिए, दशमलव लगा के 0.6, कितना आया आपका? 0.6। ठीक, अब 4/5 इसी तरीके 5 का भाग 4 में कीजिए, तो पॉइंट लगा के 0, कितना आ रहा है? 0.8। 0.8, तो इन दोनों के बीच की संख्या, इन दोनों के बीच में जो नहीं आएगी संख्या इन चार में से, वही आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके इसमें भी पॉइंट निकाल के करें हम। 30 का 19 में भाग दें अगर हम, देखिए तो देखिए 30 का 19 में भाग देना, दीजिए आप 6 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 का 18, 6 बार तो जाएगा ही, लेकिन मतलब 18 होता तो 6 बार पूरा चला जाता। 18 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा और जाएगा, मतलब 6 से थोड़ा और बढ़ेगा। लेकिन 8 बार अगर हम ले जाएं, 8 3 24, मतलब यहाँ कितना होना चाहिए था? 24। तब तो ये 8 बार जाता, 8 बार ले जाने का मतलब 24 होना चाहिए, तब ये 8 बार जाता। देखिए नहीं समझ में आ रहा? 30 का भाग हम 19 में दें अगर, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब देखना क्या 6 बार जा रहा, 180, 10 आया, अब और जाएगा, दशमलव तो लगाइए, मतलब 1 0 और बढ़ा कर और थोड़ा जाएगा, जा रहा है ना थोड़ा, वही चीज़ है। अगर ये सब आपको कहने की लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्यों? अगर आप खुद सेंस अपना लगाएं थोड़ा, 30 का अगर हम 19 में भाग दे रहे हैं, 19 18 से थोड़ा ज़्यादा है, तो मतलब कि थोड़ा 6 से वैल्यू ज़्यादा आएगी, 0.6 से थोड़ा ज़्यादा जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब ये तो आंसर गलत है, ये आंसर आपका इसमें बीच में आ रही है संख्या। ठीक, इसी तरीके दूसरी को भी हम देख लें। 2 का 3, 3 का 2 में, अगर यहाँ 3 होता, देखिए सॉरी 3 नहीं, अगर 2 है ना, तो 3 का 2 में मतलब दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। तो 3 का 20 में अगर हम ले जा रहे हैं, दशमलव लगाकर हमने 0 बढ़ा लिया, तो क्या बार जा रहा? 6 बार, 2 फिर 6 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 0.6 करके इस तरीके कुछ आंसर जा रहा, तो ये भी बीच में आएगी आपकी। 60/10, 10 का 7 में भाग दे लीजिए अगर आप, मतलब 0 7 बार, ये मतलब 7, मतलब 0.8 से 0.7 छोटी है, मतलब बीच में आ रही है, सॉरी ये बड़ी है संख्या 0.7, मतलब 0.6 और 0.8 के बीच में 0.7 आपकी आएगी। तो 0 मतलब 60/10 भी है, तो इसका मतलब डी आपका आंसर हुआ। डी में देने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल 92 रुपये है। 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल 68 रुपये है। तब 24 पेन का मूल पूछा है, तो किस तरीके करेंगे? 3 पेन दिए हैं इन्होंने, प्लस 2 पेंसिल कहीं हैं, प्लस 4 रबर बोली है इन्होंने, जिनका मूल कितना दिया? 92 रुपये। नेक्स्ट का क्या है इन्होंने? 8 पेंसिल हैं, ठीक है ना, फिर 16 रबर हैं, इनका मूल इन्होंने दिया 68 रुपये, और 24 पेन का मूल पूछा है। देखिए इसको अगर हम 4 से काटें, एक बार 4 से काटिए आप इसको, 4 से काटने में कितना बन रहा? 4 से मतलब भाग दे दिया पूरे में हमने, 4 दूनी 8, 2 पेंसिल, 4 चौक 16, 4 रबर बराबर 17 रुपये, ठीक ना। 4 पेंसिल और 4 रबर का मूल कितना आ रहा है आपका? सॉरी 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल 17 रुपये आ रहा है। अब देखिए 2 पेंसिल और 4 रबर इसमें भी दी गई हैं, ये 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल यहाँ भी दिया गया, तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं? 17 रुपये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि हमने निकाल लिया। 3 पेन प्लस 17 रुपये बराबर 92 रुपये। तो 3 पेन का मूल कितना आ गया अब आपका? 92 रुपये माइनस 17 रुपये, तो 92 में 17 घटाइए, कितना बचेगा आपका? 75। घटाइए 12, 7 5 12, 8 में 1 गई 7, जी आपका हो गया 75 रुपये। तो 3 पेनों का मूल 75 रुपये है। पूछा 24 पेन का मूल, 3 पेन का 75, 24 पेन का, अगर हम इसमें 8 का मल्टीपल कर दें, दोनों तरफ 8 8 का करना पड़ेगा, 8 के इसमें कर रहे हैं 24 पेन,
बन गया ना आपका 24 पेन। या फिर आप इस तरह कीजिए, 3 पेन मतलब 3 को उधर ले जाइए तो 1 पेन की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। तो फिर अब आपको 25 × 24 मतलब 24 पेन निकालना है। 24 पेन बराबर 25 × 24 करना पड़ेगा। या फिर जिस तरीके से हम कर रहे हैं इस तरह से कीजिए आप, 8 × 3 पेन बराबर 75 × 8। तो ये 24 पेन, 8 × 3 75 × 8, 8 × 40, 8 × 7 56, 56 60, 600 रुपये। सही आंसर आपका इसका होगा डी वाला। तो ये 600 रुपये आपके सही आंसर होंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर नए सब्सक्राइबर्स हो, आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।